पूरी तरह से इमोशनलेस थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, ना शर्मिंदगी, ना गुस्सा, ना आंसू। जैसा कि सभी ने उम्मीद की थी, उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे वो कल्पना कर रहे थे। कुछ लोग तो उसके रोने की वीडियो बनाने तक के लिए तैयार थे, लेकिन अन्ना की प्रतिक्रिया ने सबको चौंका दिया। उसकी आंखों में वही भाव से जैसे कोई सीधा साधा इंसान किसी मेलोड्रामेटिक रोमांस ड्रामा को देखकर रहता है। अचानक वह हल्का सा मुस्कुराई। एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। क्या तुम सगाई तोड़ने की सोच रहे हो? राघव ने अन्ना का मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ तो क्या? अन्ना ने उदासीनता से जवाब दिया। क्या तुम्हारी माँ इसके लिए राजी हो गई? राघव दंग रह गया। क्या? अन्ना ने आगे कहा। क्या तुम्हारे पिताजी ने इस पर सहमति दी है? राघव और उसके आसपास के खड़े लोग सन्न रह गए। अन्ना के होठों का कोना हल्का सा उठा। उसकी आवाज अब ठंडी और तीखी थी। क्या तुम्हारे दादा दादी भी इसके लिए तैयार हैं? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। अन्ना की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। उसकी आवाज में दबाव था जो राघव को विचलित कर रहा था। आसपास के लोग चौंक गए थे। उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई थी। राघव बेचैन महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने इस बारे में अपने परिवार की स्वीकृति नहीं ली थी। जब तक तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य इस फैसले से सहमत नहीं है, तब तक तुम होते कौन हो सगाई तोड़ने वाले? अन्ना ने ठंडे स्वर में कहा। अन्ना हमेशा एक सख्त सैनिक रही थी। उसके शब्दों और हाव भाव में उसकी सैन्य आदतें झलक रही थी। यह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा था, जिसे चाहकर भी नहीं बदला जा सकता। इसके अलावा वो केवल सैनिक नहीं थी, बल्कि एक कमांडर थी। उसकी आवाज में हमेशा एक अधिकारपूर्ण दबाव होता था, मानो वह किसी उच्च पद पर बैठी हो। हालांकि वह राघव से लंबी नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में ऐसा कुछ था जो दूसरों को ऊंचा दिखा रहा था। उसकी ठंडी निगाहें और आभा ने सबको झंझोर दिया। आसपास खड़े छात्रों के मुंह खुले रह गए। राघव के चेहरे पर गहरी लज्जा उभर आई। क्या मैं राघव इस लड़की के सामने अपमानित हो रहा हूँ? सबसे बुरी बात, यह वही लड़की है जिससे वह सगाई तोड़ने जा रहा था। उसने अपने आसपास खड़ी भीड़ पर गुस्से में नजर डाली। छात्र फिर पीछे हट गए। उनकी फुसफुसाहट धीरे धीरे शांत हो गई। तो क्या हुआ अगर मेरे परिवार ने अपनी मंजूरी नहीं दी? तुम्हें क्या लगता है कि वे हमारे घर में एक बदनाम औरत को अपनाएंगे? राघव ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अन्ना को एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ देखा। कौन सोच सकता है कि एक बेकार लड़की भी कुछ दिनों के लिए गायब होने के बाद इस तरह पलटवार कर सकती है? अन्ना ने लंबी सांस ली। क्या इस शरीर की असली मालकिन को लोगों ने इतना परेशान किया था? अगर इस शरीर में उसकी आत्मा नहीं होती तो शायद उसे मार दिया जाता, या फिर वह खुद मर चुकी होती। उस समय दूर खड़ा आर्यन इस पूरी स्थिति को देख रहा था। वह जाने ही वाला था, लेकिन किसी कारणवश उसके कदम खुद ही मुड़ गए। खबर सुनते ही रोहिणी भी वहां आ गई। वह इस नज़ारे को देखने का मौका नहीं छोड़ सकती थी। अन्ना का अपमान, बस यही एक बात उसे सुकून दे सकती थी। इसी बीच कक्षा के अन्य स्टूडेंट भी वहां इकट्ठे हो गए। थोड़ी ही देर में स्कूल में अफरा तफरी मच गई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि कुछ टीचरों को डर लगने लगा, कहीं यह मामला हाथ से बाहर न चला जाए। अन्ना ने राघव को देखा। उसका स्वर ठंडा था। यार, काटने वाले लोग बेकार नहीं होते, काटने वाले कुत्ते होते हैं, तुम जैसे। अन्ना एक कमांडर रह चुकी थी। उसके अधीनस्थों को आदेश देने का उसका एक अलग ही अंदाज था। राघव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अन्ना, तुम मुसीबत मोल ले रही हो। वह गुस्से से आगे बढ़ा और एक हाथ से अन्ना का कॉलर पकड़ लिया। वह उसे थप्पड़ मारने ही वाला था कि अचानक उसकी कलाई किसी ने जोर से पकड़ ली। राघव को एक झटका लगा। एक तीव्र दर्द की लहर उसके हाथ में दौड़ गई। अगले ही पल उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया। राघव ने ऊपर देखा। उसके सामने आर्यन खड़ा था, एक लंबा प्रभावशाली युवक जिसकी आंखों में एक गहरा गुस्सा था। उसने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, बल्कि सादे कपड़ों में था, लेकिन फिर भी उसकी आभा किसी आम व्यक्ति की नहीं लग रही थी। उसके पीछे कुछ लोग खड़े थे, एक असिस्टेंट, दो अंगरक्षक जो उसकी ताकत और रुतबे का एहसास दिला रहे थे। राघव के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई।
उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं सका। अन्ना की निगाहें अपने नए रक्षक पर गई। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने बस राघव का हाथ झटकते हुए छोड़ दिया। अगले ही पल राघव कई कदम पीछे हट गया। अगर उसके दोस्त उसे थामते नहीं तो वह जमीन पर गिर चुका होता। राघव ने अपनी सूजी हुई कलाई पकड़ी और दर्द से करा उठा। तुम कौन हो? उसने ठंडी आवाज में पूछा। उसका लहजा अब भी अकड़ भरा था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहा था, और पोलारिस अकेडमी में कोई आम आदमी तो दाखिल हो ही नहीं सकता था। पीछे खड़ा राघव का साथी हड़बड़ाते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया, ये मिस्टर आर्यन है। मिस्टर आर्यन। राघव के दिमाग में तुरंत यह नाम गूंज उठा और उसका चेहरा सख्त पड़ गया। जिस इंसान की वो कल्पना कर सकता था वह कोई और नहीं बल्कि सिंह ग्रुप का सीईओ आर्यन सिंह था। रायगढ़ में उसकी पहचान ताकत और रुतबे का प्रतीक था। वह एक सैन्य परिवार से था, लेकिन फिर भी उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, किसी के लिए भी उससे प्रभावित हुए बिना रह पाना मुश्किल था। हालांकि राघव समझ नहीं पा रहा था कि आर्यन अन्ना की मदद क्यों कर रहा है। जैसे ही आर्यन ने अपने कदम अंदर रखे, भीड़ में एक हलचल मच गई। वो बहुत हैंडसम है, काश मैं उससे शादी कर पाती। ये तो मिस्टर आर्यन लग रहे हैं, किसी ने संकोच भरे लहजे में कहा। यह शब्द सुनते ही वहां मौजूद कुलीन घरानों के लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए। उनकी आंखों में एक नया सम्मान झलक रहा था। उन प्रशंसकों की बकबक जो पहले शोर कर रही थी अब अचानक शांत हो गई थी। भीड़ में खड़ी रोहिणी की नजरें सीधा आर्यन पर टिक गई, जिसमें झलक रहा था सम्मान और हैरानी का एक मिश्रण। धिक्कार है, अन्ना ने इस आदमी को कब से जानना शुरू कर दिया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि आर्यन कौन है, लेकिन उसकी आंखों में वो आकर्षण था जो अनायास ही उसका ध्यान खींच रहा था। कम उम्र होने के बावजूद उसकी मौजूदगी एक अजीब सा प्रभाव था। उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड और सजीवों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कितने ऊंचे मुकाम पर था। वहां मौजूद लोगों के चेहरे देखकर कोई भी कह सकता था कि आर्यन एक बेहद शक्तिशाली शख्सियत है। मिस्टर सिंघानिया के परिवार की जड़ें सेना में रही है ना? आर्यन ने पीछे खड़े व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा।